हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो मार्केट में एरोटेरिया का एक नया बुक लॉन्च हुआ है। इसमें 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं और इस प्रकार कुल 100 सेट दिए हुए हैं। एक सेट में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले विभिन्न एग्जाम जैसे बीपीएससी हो गया या बीएसएससी है या रेलवे, इसमें बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए लगाते हैं पहला सेट। और पहला सेट का जो पहला प्रश्न है यह कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था। तो यह दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन जो है उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे। तो महादेव गोविंद रानाडे जो हैं उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे, जबकि लाल बाल और पाल यानी लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल थे। तीसरा प्रश्न, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो यह थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1851 में राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। छठा प्रश्न पे आते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसके द्वारा केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, यह हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है। सातवां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर यह चुनाव जीता था। तो यह चुनाव जो है उन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पे जीता हुआ था, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ। तो जो हुड़ों का आक्रमण हुआ यह स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ऐहोल अभिलेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो कल भी मैंने वीडियो में बताया था सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, नहीं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 11वां प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो इसका संबंध जो है महायान शाखा से है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न है, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो इस भवन का नाम था इबादत खाना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न पे आते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो तानसेन और बैजू बावरा जो थे ये अकबर के दरबार में थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में है। तो न्यू कैसल पोर्ट जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 15वें प्रश्न पे आते हैं, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, गलत है। ठीक है, इसकी संख्या 180 है, यह भी गलत है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है, यह यहाँ जो ऑप्शन डी है ये सही है। ठीक है, क्योंकि देशांतर रेखा आप जानते हैं ऐसे होती है, तो यहाँ पे जो है दूरी अधिकतम हो जाती है विषुवत रेखा पे। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम देखा जाए तो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं, फिर जावड़ी की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं और सबसे लास्ट में है अन्ना मलाई की पहाड़ी, यानी ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विश्व विख्यात है। तो कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। आप जानते हैं इसे बिहार की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है।
तो यह मिट्टी है कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह भी सही है। यह एक कण प्रकृति है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, सही है। यानी ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं यह सही हैं। 20वां प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें किण्वन की क्रिया होती है, फर्मेंटेशन जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार पर क्या असर पड़ता है? तो परमाणु का जो आकार है यह बढ़ते जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 22वें प्रश्न में आते हैं। 22वां प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो जो प्रकाश का विसरण है इसका कारण क्या है? धूल कण। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 23वां प्रश्न है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो अगर यौगिक है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ये किसका यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, दाब का बीमीय सूत्र यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो दाब का बीमीय सूत्र हो जाता है ml इनवर्स T इनवर्स। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 26वां प्रश्न पे आते हैं, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल एक प्रकार का कोयला होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो याददाश्त का संबंध किससे है? सेरेब्रम से है। ठीक है। 28वां प्रश्न, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो यह क्या है? यह है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। थोड़ा सा उटपटांग शब्द है ये। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह तत्व कौन है? ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है जो वोल्ट को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका निलंबन जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो संचित निधि से अगर पैसा निकालना हो तो इसके लिए भारत की संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 34वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष जो समानता है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 35वां प्रश्न, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 20 में है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो संविधान संशोधन से ही है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भाषाओं का उल्लेख है, दल बदल विरोधी अधिनियम है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम है। तो इसको मैच करना है। तो ए का जो है ए का 2 के साथ हम मैच करेंगे, ये हो जाएगा ए का 2। भाषाओं का जो उल्लेख है 8वीं अनुसूची में है, आप सभी जानते हैं 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दल बदल विरोधी निरोध जो अधिनियम है ये 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन जो है 11वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार जो है वह 9वीं अनुसूची में। इस प्रकार ए का 2, बी का 1। ठीक है, ए का 2 यहाँ पे जो 36 का हमारा है वो बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 37वें प्रश्न पे आते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम विधि आयोग का जो गठन है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति जो है प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं प्याज और झींगा उत्पादन से कौन सी संबंधित है? तो यह है गुलाबी क्रांति, यानी 38 का जो हमारा क्या है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वें प्रश्न में आते हैं। 40वां प्रश्न, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में भारतीय RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। 41वां प्रश्न, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो VD सावरकर के द्वारा हिंदू राष्ट्र का विचार प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर यानी जो इनकम टैक्स है यह किस प्रकार का है? तो यह प्रत्यक्ष और प्रगतिशील प्रकार का एक कर है। 43वां प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध मलखम्ब से है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 45वां प्रश्न, निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता थे दादू दयाल, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न, द्रकमा सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो द्रकमा सिक्का जो है ग्रीक के द्वारा चलाया गया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम सॉइल का जो है जमाव हो जाता है, ये इसे किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है इसे खादर के नाम से जाना जाता है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे रेगुर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है इसे थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से। चलिए 50वां नंबर प्रश्न है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अर्नाल्ड टायम्बी के द्वारा। तो इस प्रकार हमारा 50 प्रश्न का जो सेट है वो समाप्त होता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह पता चला है कहाँ से? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह मिला है मेहरगढ़ से। अगला कह रहे हैं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह प्राप्त हुआ है दमदमा से। फिर है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गर्त आवास के जो साक्ष्य है जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। फिर है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ है। अगला है जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जूता हुआ खेत का जो साक्ष्य है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा, बंगन और लोथल इन दोनों जगहों से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर है युग्म समाधियाँ का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो युग्म समाधियाँ का प्रमाण जो है कालीबंगन और लोथन इन दोनों जगहों से प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का जो साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह भी कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ पे था? तो हड़प्पा में था। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। फिर मिट्टी के द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी के द्वारा निर्मित जो हल का साक्ष्य है यह बनवाली से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? यह भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है।
वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, यह कहाँ से मिला है? तो यह हमें धौलावीरा से पता चलता है। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है यह हमें कोल्डियावा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल का देन है। पहिए का आविष्कार जो है नौ पाषाण काल का देन है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वह था जौ। ठीक है, तो मानव के द्वारा सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? जौ का। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया जो धातु था वह था तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो लोथल और सूरकोटदा, यह सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है पिगट के द्वारा। इस प्रकार हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा लगा आप लोगों को और क्या सुझाव चाहिए। डेली 2 सेट आप लोग को प्रोवाइड किया जाए या एक ही सेट एनफ है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।